हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का नेक्स्ट लेक्चर शुरू होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइंस्टीन का प्रकाश ऊर्जा समीकरण के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है, पहले हम प्लांक के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्लांक के अनुसार ही फिर आइंस्टीन ने इसको डिफाइन किया। प्लांक ने यह कहा कि प्रकाश या ऊर्जा या विकिरण का जो उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है किसी पदार्थ से, ऊर्जा की निश्चित मात्रा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है। मान लीजिए यहां से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ये प्रवाह या किसी पृष्ठ से ऊर्जा का उत्सर्जन या किसी पृष्ठ पर ऊर्जा का अवशोषण पृष्ठ पर आ रही है। तो प्लांक ने बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है वो ऊर्जा की निश्चित मात्रा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा अथवा फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की ऊर्जा hν के बराबर होती है। जो फोटोन है, फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? hν के बराबर होती है। अतः यह ऊर्जा जो है हमारी जो उत्सर्जित होगी वो hν, 2hν, 3hν, 4hν ये हो सकती है, इनके बीच की नहीं हो सकती। यानी कि ऊर्जा जो है hν का पूर्ण गुणज होती है, तो इनके बीच की ऊर्जा नहीं होती है। तो हमारी ऊर्जा बंडल अथवा पैकेटों के रूप में चलती है, जिन्हें क्वांटा अथवा फोटोन कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, आइंस्टीन ने कहा कि जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है जिससे हमारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना है, जब उस पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश फोटोन उस पर पड़ते हैं। अब ये फोटोन जो होगा उस पृष्ठ से टकराएगा। फोटोन क्या होगा? उस पृष्ठ से टकराएगा। मान लीजिए ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ के अंदर ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऊपर होंगे, पृष्ठ पर होंगे, ठीक है। जब ये फोटोन, ये प्रकाश पृष्ठ से टकराता है तो प्रकाश जो होता है हमारा फोटोन्स के रूप में आता है, hν फोटोन्स के रूप में आता है। तो ये फोटोन्स इसके अंदर प्रवेश करेंगे। अब ये फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा इनमें से उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब जिस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर कुछ भाग तो खर्च करेगा इससे बाहर निकलने में। इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा तो हो जाएगी यहां से बाहर निकलने में, ठीक है। और कुछ ऊर्जा उसको बाकी ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है, ठीक है। तो अब यहां से दो भागों में खर्च होगी, तो यहां से निकलने में और एक यहां से इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। अब देखिए जो फोटोन हमारे यहाँ पर पृष्ठ पर होंगे, कुछ नीचे होंगे, तो जो यहाँ पर है नीचे उसको यहाँ से निकलने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। तो अतः जब यहाँ से उत्सर्जित होंगे फोटोन, उनकी गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती, ठीक है। अब इस ऊर्जा का सपोज करो, इसका ऊर्जा का दो भाग हुए। अब यहां से निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है उसे हम कार्यफलन कहते हैं, और कार्यफलन W बराबर होता है hν के बराबर होता है। तो फिर आइंस्टीन ने ये कहा कि आपतित फोटोन की ऊर्जा hν का आधा कुछ भाग हुआ कार्यफलन में, यानी कि उसको बाहर निकलने में, और शेष भाग हुआ उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, E में खर्च होता है, ठीक है। अब यहाँ उसकी गतिज ऊर्जा E के बराबर हो जाएगी हमारी hν माइनस W के बराबर। इसको दे लेंगे hν माइनस W। अब अगर देहली आवृत्ति न्यू नोट हो, देहली आवृत्ति उसकी न्यू नोट हो, आवृत्ति कितनी है? न्यू नोट। तो आप जानते हैं W बराबर हमारा होता है hν के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ hν रख देंगे तो E के बराबर ये हो जाएगा hν माइनस hν के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से E के बराबर हो जाएगा, H कॉमन ले देंगे, न्यू माइनस ν के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये समीकरण आ गया। अब दूसरी बात, अगर हमारा
दूसरी बात क्या है, अगर हमारी इसकी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारा m हो और उसका वेग v मैक्सिमम हो, तो आप जानते हैं गति ऊर्जा E के बराबर होती है 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर होती है। ठीक है, अब ये मान हम उसमें रख देंगे समीकरण में। जब ये समीकरण में रखेंगे मान, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे हमारा मान आ जाएगा ½ m v मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। ये हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण कहलाता है। तो इस समीकरण को कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण। ½ m v मैक्सिमम स्क्वायर h इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। न्यू आपकी फोटोन जो प्रकाश उसकी आवृत्ति है और न्यू नोट उसकी प्रकाश की जो हमारी देहली आवृत्ति है। अब यहाँ कंडीशन क्या है, अगर न्यू का मान न्यू नोट से हमारा बड़ा है, मान ली न्यू जो है, पहली कंडीशन ये आती है न्यू का मान न्यू नोट से बड़ा है। जब न्यू का मान न्यू नोट से बड़ा होगा तो ये हमारी धनात्मक आएगी ऊर्जा, तो गति ऊर्जा धनात्मक होगी, और जब गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, कब, जब न्यू का मान न्यू नोट से बड़ा है। अब दूसरा, अगर न्यू का मान न्यू नोट के बराबर है, तो बराबर होने पर इसका मान 0 हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होगा लेकिन वो प्लस से ऊपर से बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि गतिज ऊर्जा उसके पास नहीं होगी। तीसरी कंडीशन आती है यदि न्यू का मान न्यू नोट से कम है, न्यू का मान न्यू नोट से कम है, जब इसका मान न्यू का मान न्यू नोट से कम है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होने पर गति ऊर्जा माइनस की हो जाएगी, माइनस गति ऊर्जा होती नहीं, तो इसलिए वो उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए कहा कि निश्चित आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए ताकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। तो ये था हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण। ½ m v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h इंटू न्यू माइनस न्यू नोट के बराबर होता है। ठीक है, अब प्रकाश की कणीय प्रकृति या फोटोन, क्या प्रकाश की कणीय प्रकृति, देखिए प्लांक के अनुसार, जैसा हमने अभी बताया कि प्लांक के अनुसार ऊर्जा जो चलती है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो या विकिरण का उत्सर्जन हो या विकिरण का अवशोषण हो, वो ऊर्जा की निश्चित मात्रा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा अथवा फोटोन कहते हैं। तो जो हमारा प्रकाश वर्जित होगा या प्रकाश अवशोषित होगा, उसकी ऊर्जा हमारी hν, 2hν, 3hν, 4hν ये हो सकती है, इनके बीच की होती है, अर्थात hν की पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, अब ये फोटोन जो है तो फोटॉन्स के रूप में चलेगा, तो ये फोटोन हमारे कणों के समान व्यवहार करते हैं, तो इसलिए हमारा जो विकिरण होता है उसमें कणों के भी गुण पाए जाते हैं, और इसीलिए इसके आधार पर इसको प्रकाश की कणीय प्रकृति कहते हैं, क्योंकि प्रकाश में फोटोन होते हैं और फोटोन कणों के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इसकी कणीय प्रकृति होती है और प्रकाश में कणों की प्रकृति गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब फोटोन के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? अगर मैं बात करूं फोटोन के महत्वपूर्ण लक्षणों की, तो लक्षण क्या है? तो पहला है विकिरण जो होता है, उत्सर्जित जो होता है वो फोटॉन्स के रूप में होता है, और ये फोटॉन्स हमारे प्रकाश की चाल से आगे बढ़ते हैं, यानी कि इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। पहला पॉइंट तो ये है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो अगर हम समान तरंगदैर्घ्य लैम्डा या समान आवर्ती न्यू के लिए लें, ठीक है, तो समान आवर्ती लैम्डा या न्यू के लिए जिनकी आवृत्ति समान होगी तो उन फोटॉन्स की ऊर्जा भी समान होगी। तो दूसरा कारण ये है कि समान फोटॉन्स जो होते, समान तरंगदैर्घ्य वाले या समान आवर्ती वाले जो फोटॉन्स होते हैं उनकी ऊर्जा समान होती है। तीसरी बात ये आती है, जब फोटोन एक माध्यम, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आप जानते हैं कि उसका वेग परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग परिवर्तित हो जाता है, जबकि उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती, केवल उसका वेग परिवर्तित हो जाता है। तीसरी बात आती है, क्योंकि हमारा फोटोन जो होता है वो विराम अवस्था में तो रह नहीं सकता, फोटोन जो विराम अवस्था में रहता है, जैसे ही विराम में आएगा अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, अपनी ऊर्जा किसी को दे देता है और अस्तित्व खत्म हो जाए। तो हमारा फोटोन जो है विराम अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। बहुत पूछा जाता है ये
कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। लेकिन फोटोन हमारा गतिक अवस्था में होता है क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए फोटोन जो है हमारा, फोटोन गति अवस्था में होता है और गति में हमारा द्रव्यमान होता है, तो इसलिए फोटोन के द्रव्यमान को हम गतिक द्रव्यमान कहते हैं। अगर हम फोटोन का गतिक द्रव्यमान की गणना करें तो कैसे निकालेंगे फोटोन का गतिक द्रव्यमान। अब देखिए, माना फोटोन का द्रव्यमान m, द्रव्यमान हमने लिया इसका m, द्रव्यमान m, तथा अब आप जानते हैं फोटोन प्रकाश की चाल से चलता है, तो इसका वेग हमारा हो गया c, प्रकाश की चाल के बराबर। तो अब यहां आइंस्टीन ये कहता है कि आइंस्टीन के अनुसार इसकी फोटोन की ऊर्जा E बराबर हो जाएगी mc², समीकरण नंबर 1 होगी आइंस्टीन के अनुसार। m द्रव्यमान अगर c वेग से गतिमान तो उसकी ऊर्जा E बराबर mc² होती है। लेकिन प्लांक ये कहता है, प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा E बराबर की होती है h न्यू, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब दोनों को हम बराबर रख दें, दोनों सेम है क्योंकि फोटोन की ऊर्जा है दोनों, तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, mc² बराबर h न्यू, mc² बराबर h न्यू, तो m बराबर हो जाएगा h न्यू अपॉन c²। यहाँ m को हम फोटोन का गतिक द्रव्यमान कहते हैं। m क्या है, m फोटोन का गतिक द्रव्यमान है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान है, गतिक द्रव्यमान है, ठीक है। अब आप जानते हैं चूंकि न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, चूंकि न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता है, तो मान रख दें m बराबर हो जाएगा h इंटू c अपॉन लैम्डा अपॉन c², c कर दिया, m बराबर हो जाएगा h अपॉन c लैम्डा, दूसरा फार्मूला ये हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज निकालें, अब फोटोन का संवेग निकालें। फोटोन का संवेग कितना होता है, तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो फोटोन का संवेग P बराबर m इंटू सी, तो P बराबर h अपॉन c लैम्डा इंटू सी, c से c भाग हो गया, तो यहाँ P बराबर h अपॉन लैम्डा, P बराबर h अपॉन लैम्डा, इसे हम फोटोन का संवेग कहते हैं। तो फोटोन का संवेग P बराबर h अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा और बचा है, 1-2 टॉपिक हैं, वो कणों की प्रकृति है और हमारा द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, द्विध्रुवीय तरंग किसे कहते हैं, द्रव्य तरंगे और द्रव तरंग, ये हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।